हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है के राजन सीरीज का लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। ये राजन सीरीज का 10वां क्लास है। पिछले 9 क्लासों में हम लोगों ने पाठ्यक्रम को, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के पाठ्यक्रम को, बहुविकल्पी प्रश्न, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय प्रश्न के कुछ क्लास को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रथम सेमेस्टर के राजन सीरीज के जितने भी सीरीज हैं उन सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस पर क्लिक करके आप कोई भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं? अथवा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को स्वउदाहरण समझाइए। ये प्रश्न देखिए 2019 में पूछा हुआ था। इसका उत्तर है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। इसमें दिया है बालक पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसके अंश का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पेड़ कहने से उसके मस्तिष्क में पेड़ का एक चित्र उपस्थित हो जाता है, वह पूरे पेड़ के बारे में सोचने लगता है। शिक्षक बालक को इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। इस शिक्षण सूत्र के आधार पर ही आज सर्वप्रथम बच्चों को पहले वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, अक्षरों का नहीं। तो इसमें कहने का पूर्ण से अंश के मतलब है कि पहले समग्र वस्तु का ज्ञान दीजिए, फिर छोटे छोटे उसके टुकड़ों में टहनियों को, जैसे पेड़ का बता दिया तो पहले पेड़ के बारे में बता दिया, फिर उसके तना के बारे में बताएंगे, फिर उसमें टहनियाँ होती हैं बताएंगे, उसमें उसके भाग पत्ते होते हैं, फिर जड़ होते हैं, इन सब के बारे में उसको विश्लेषण करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों का। यही है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। प्रश्न संख्या 23 है, शिक्षण में व्याख्यान पद्धति को समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। अथवा करके है, देखिए एक तरह से और पूछ सकता है इसको। व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह विधि किस स्तर की कक्षाओं में उपयुक्त मानी जाती है? उत्तर, व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य, इसे प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि माना जाता है। निर्देशन की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है। व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप में दिखाई देता है। उच्च कक्षाओं में सभी छात्र केवल विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके लिए केवल व्याख्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करना भी आवश्यक है। व्याख्यान से आशय है शिक्षक द्वारा किसी विषय का विश्लेषण कर देना, अर्थात विषय वस्तु का गहराई से विश्लेषण करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना। आधुनिक शिक्षा शास्त्री व्याख्यान विधि को परंपरागत एक मार्गी तथा वैज्ञानिकता से दूर मानते हैं। इसी में दिया है, इसमें शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि माना जाता है। व्याख्यान विधि की उपयोगिता, व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 24 है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अथवा बाल केंद्रित शिक्षण उपागम से क्या अभिप्राय है? शिक्षण में इसकी क्या महत्व है? उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा से आशय, प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक जैसे चाहता था उसी प्रकार की शिक्षा देता था। बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम पर अधिक महत्व दिया जाता था, किंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा। पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ये हो गई बाल केंद्रित शिक्षा से मतलब है, मतलब कि बच्चे को ध्यान में रख के शिक्षा दी जाए, उससे उपयोगी जो भी कुछ हो उसी को बताया जाए बस। आगे दिया है बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिता। पहला है, इस शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा है, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। तीसरा है, इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। चौथा है, इसमें बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की
जाती है। पांचवा है, बालक के द्वारा स्वयं किए गए कार्य से उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ये सब ये पांचों पॉइंट है, ये बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है, सार्थक उदाहरण देकर द्वारा व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, अध्यापक की मुख मुद्रा नयन मुद्रा या संकेत, सिर हिलाना, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, जैसे मना करते हैं सिर हिला के और हामी भरते हैं, उसी यही है। हस्त मुद्रा आदि हाव भाव प्रकट करने के लिए अशाब्दिक संकेत हैं। भावनाओं को प्रकट करने के लिए कभी कभी शाब्दिक कथन इतना प्रभावशाली नहीं होता जितना हाव भाव। हर्ष विषाद के भावों को व्यक्त करते समय शिक्षक के चेहरे पर वैसे ही हाव भाव होने चाहिए। प्रश्न संख्या 26 है, पुनर्वलन का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता रेखांकित कीजिए। उत्तर, पुनर्वलन शब्द आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है। पुनर्वलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। पुनर्वलन सीखने की एक आवश्यक प्रविधि है। पुनर्वलन में उन उद्दीपकों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 27 है, उत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बिना लागत के सामग्री से आप क्या समझते हैं, अथवा उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। उत्तर है, बिना लागत की शिक्षण सामग्री का अर्थ ऐसी सामग्री से है जिसको बनाने में कोई खर्च नहीं लगता है। ऐसी सामग्री के निर्माण के लिए आप अपने आसपास की उन वस्तुओं को लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता तथा जो बेकार की वस्तुओं के श्रेणी में आ जाती है। शिक्षकों को चाहिए कि ऐसी ही शिक्षण सामग्री का निर्माण करें तथा बच्चों को ऐसी ही शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु प्रेरित करें जिससे उनमें सृजनात्मक विकास होगा। प्रश्न संख्या 28 है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। इसके पहले ही लघुत्तरी में आ चुका है उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण क्या है। यहाँ पे लेकिन केवल उपचारात्मक शिक्षण पूछा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर दिया है, उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। इन शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर तथा समझकर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल छोटे बच्चों हेतु है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है। योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सरलता प्रदान करे। उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी विधियां हैं, इसमें दिया है, बच्चों की समस्याओं को जानकर उनका निराकरण करने हेतु निम्न उपाय किए जाते हैं। पहला है व्यक्तिगत शिक्षण विधि, दूसरा है सामूहिक शिक्षण, तीसरा है साधारण अभ्यास कार्य लिखित और मौखिक। जो साधारण अभ्यास कार्य होंगे ये लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। चौथा है विशिष्ट अभ्यास कार्य लिखित और मौखिक। पांचवा है पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य। प्रश्न संख्या 29 है, उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या लाभ हैं। उत्तर, उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, इससे छात्रों में उपस्थित समस्याओं का पता चल जाता है तथा उनका निराकरण हो जाता है। दूसरा है,
इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जा सकता है। तीसरा है, इसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन जाती है। चौथा है, इस शिक्षण द्वारा छात्रों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। प्रश्न संख्या 30 है, बाल केंद्रित शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अथवा बाल केंद्रित अधिगम उपागम क्या है। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक प्रधान होता है। इसी में आगे दिया है, बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों की आवश्यकताओं तथा रुचियों को ध्यान में रखकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण परंपरागत प्रचलित शिक्षण प्रणाली से हटकर है, क्योंकि यहाँ बालक केंद्र बिंदु होता है। प्रश्न संख्या 31 है, बाल केंद्रित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है, बालकों को स्वयं करके सीखने पर जोर देना। दूसरा है, बालकों को शारीरिक दंड न देना। तीसरा है, बालकों को रटाने के स्थान पर सिखाने की क्रिया पर बल देना। चौथा है, अधिगम क्रिया को प्रभावी तथा रोचक बनाने हेतु बाल केंद्रित शिक्षण आवश्यक है। तो देखिए, ये लघु त्रिप में पूछा हुआ है और 4 ही पॉइंट छोटे छोटे दिए हैं, तो आप इतना नहीं लिखेंगे। इतना लिखेंगे तो आपको ये लघुत्री जो होता है 60 वर्ड से 60 शब्द से ज़्यादा लिखना होता है, तो ये 60 शब्द नहीं होगा। आप क्या करेंगे, पहले दूसरे छोटा छोटा हेडिंग डाल देंगे जो भी दिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन 4-4 2-2 3-3 लाइन आप लिखेंगे तो वो 60 शब्द से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये अपने अनुसार कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 32, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व बताइए। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। पहला है, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा दिया गया ज्ञान आसान होता है, जिससे बच्चे सरलता से विषय वस्तु को सीख लेते हैं। दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा से बालकों में सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। तीसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण दिया जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि में अंतर बताइए। उत्तर, विवरण एवं वर्णन प्रविधि में अंतर। देखिए, और जो स्पष्ट आप ऐसे पढ़ रहे हैं, विवरण मतलब होता है वही व्याख्या करना, और वर्णन का मतलब तो वही होता है। ये दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को देखेंगे, एक तरफ आप चार्ट बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे विवरण प्रविधि, दूसरी तरफ वर्णन प्रविधि। और विवरण प्रविधि में पहला है, इसमें विवरण संक्षिप्त होता है, और वर्णन में इसमें वर्णन विस्तृत एवं दीर्घ होता है। विवरण में दूसरा है, विवरण प्रविधि द्वारा तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, और वर्णन में दूसरा है, वर्णन प्रविधि द्वारा तथ्यों को तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। विवरण में केवल दिया है तार्किक क्रम में, और वर्णन में तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों आ जाएगा। तीसरा है, विवरण अधिकतम मौखिक रूप में दिया जाता है, और वर्णन मौखिक तथा लिखित दोनों रूप में किया जाता है। ये इसमें दोनों में अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो कि जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री एक होता है, श्रव्य सामग्री एक होता है केवल दृश्य सामग्री। 3 तरह के ये शिक्षण अधिगम सामग्री होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। उत्तर दिया है, शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। पहला है दृश्य सामग्री, उदाहरण जैसे टेलीविज़न, चार्ट, कंप्यूटर, मानचित्र, विज्ञान किट, गणित किट आदि। दृश्य सामग्री मतलब जो दिखाई देता हो, टेलीविज़न को देखते हैं, चार्ट को भी देख सकते हैं, कंप्यूटर को भी देखते हैं, मानचित्र को भी, ये सभी विज्ञान किट, ये सभी देखने वाली चीज़ हैं। तो ये दृश्य सामग्री हो जाएंगी, जो कि पढ़ने में हेल्प करती हैं, जो शिक्षण कार्य में हेल्प करती हैं। दूसरा है श्रव्य सामग्री। श्रव्य मतलब होता है सुनना,
जिसको केवल सुना जा सकता हो। जैसे उदाहरण है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन। भाषा का सही उच्चारण, मतलब लिंगुआ फोन के बारे में ब्रैकेट में दिया है, भाषा का सही उच्चारण के लिए एक उपकरण होता है, उसी को लिंगुआ फोन कहते हैं आदि। ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री, दृश्य मतलब होता है देखना, श्रव्य मतलब सुनना, जो देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा टेलीविज़न और कंप्यूटर। अब यहाँ पे केवल एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जब आप लघु उत्तरी में लिखेंगे तो पहले इन सब के बारे में लिखेंगे। जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में लिखेंगे 2 लाइन, उसके बाद उदाहरण लिख देंगे, जिससे कि आपका 60 सबसे ऊपर हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 35 है, शिक्षण में एक ही संबोध को पढ़ाने के लिए एक से अधिक कौशल का समावेश क्यों किया जाता है? उत्तर, सभी शिक्षण कौशलों का घनिष्ठ संबंध होता है, अतः शिक्षण को कौशलों को केवल सैद्धांतिक रूप से जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु कौशलों के अन्योन्याश्रित संबंधों को जानते हुए एक दूसरे से जोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए। बच्चों को यदि कोई विषय वस्तु पहले ढंग के प्रयोग से नहीं समझ में आती है तो उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु को समझाना अधिक शिक्षक का दायित्व होता है। अतः एक ही संबोध को पढ़ाने हेतु अधिक कौशलों का समावेश करना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है? संक्षेप में लिखिए, अथवा किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। अथवा इसको और एक तरीके से पूछ सकता है, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। कौन सा? नीचे वाला, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर दिया है शिक्षण सूत्र। पहले शिक्षण सूत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण सूत्र के प्रयोग से बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान आसानी से रोचक ढंग से कराया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण सूत्र वह सूत्र है जिसके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक एवं प्रभावी हो जाती है। शिक्षण सूत्र के प्रकार। शिक्षण सूत्र इस प्रकार है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें दिया है, इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक जो कुछ भी पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता है। जैसे बच्चों को जोड़ बताना है तो उन्हें गिनती बताते हुए जोड़ को बताना चाहिए। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत वस्तु अथवा संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में गिनती सिखाते समय गोलियों, तालियों या अन्य रोचक तथा स्थूल वस्तुओं की मदद ली जाती है। तीसरा है सरल से कठिन की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आसान बातों को पहले समझाया जाता है और फिर उन वस्तुओं अथवा तथ्यों को समझाया जाता है जो कठिन होते हैं। जैसे यदि आप बच्चे को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें अक्षर ज्ञान क, ख, ग, घ आदि सिखाएं। इसके पश्चात राम, श्याम, आम जैसे शब्दों का ज्ञान कराएं। दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर। ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को पढ़ना है। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण विषय वस्तु की जानकारी अल्प रूप में देते हैं, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। जैसे बालक को सर्वप्रथम वाक्य का ज्ञान कराने के पश्चात ही उसमें प्रयुक्त कर्ता, क्रिया एवं कर्म के बारे में बताएं। ये हो गया पूर्ण से अंश की ओर। पांचवा है आगमन एवं निगमन विधि। आगमन विधि के अंतर्गत किसी विशिष्ट वस्तु के निरीक्षण द्वारा हम तथ्य के सामान्य सत्य अथवा सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। और निगमन है, निगमन विधि के अंतर्गत
हमारे जीवन के जो पूर्व निर्धारित सिद्धांत हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कोई निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। छठवां है संश्लेषण और विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों को एकत्रित करते हैं जिससे वस्तु की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सके। विश्लेषण विधि के अंतर्गत हम किसी वस्तु अथवा तथ्य के विभिन्न घटकों को बांट लेते हैं, फिर एक एक समस्या का समाधान करते हैं। सातवां है ये संश्लेषण होता है कि मतलब मिलाना, और विश्लेषण होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन करना। पहले आप विश्लेषण करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में उसको बच्चे को बताएंगे, उसके बाद उन दोनों को सबको समराइज कर के और प्रस्तुत कर देंगे उसके सामने, यही उसको संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या इसका जो सातवां है शिक्षण विधि वो है प्रविधि मूर्त से अमूर्त की ओर। इस विधि में के अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम किसी वस्तु के मूर्त रूप को दिखाकर फिर उसके उन अंशों की बात की जाती है जो दिखाई नहीं देती है। अब इसका महत्व है, इन शिक्षण सूत्रों का शिक्षण में विशेष महत्व है क्योंकि इन शिक्षण सूत्रों में बच्चों के पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, अथवा शिक्षण अधिगम किसे कहते हैं, अथवा शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है शिक्षण एवं अधिगम दो शब्दों के योग से बना है। शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अधिगम से अभिप्राय सीखने से है। शिक्षण अधिगम दो पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि शिक्षा के अंगों में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षक जिस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ाता है वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का अर्थ सिखाना है। सिखाने की विधियां तथा पाठ्य सामग्री वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अतः अब यह स्पष्ट है कि शिक्षण में केवल सिखाना ही नहीं बल्कि सिखाना भी निहित है। यहाँ पे देखिए गलत दिया हुआ है। अतः अब स्पष्ट है कि शिक्षण में केवल सीखना नहीं, सही है, सीखना ही नहीं बल्कि सिखाना भी निहित है, सही दिया है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अप्रभावी और अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 38 है शिक्षण प्रविधियां युक्तियां क्या है, विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर शिक्षण उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु शिक्षण विधियां सशक्त माध्यम होती हैं। शिक्षण विधियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जा सकता है। शिक्षण प्रविधि शैक्षिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट ढंग है। शिक्षण प्रविधियां निम्नलिखित हैं। देखिए पहला है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है व्याख्यान विधि प्रविधि, तीसरा है वर्णन प्रविधि, चौथा है विवरण प्रविधि, पांचवा है स्पष्टीकरण प्रविधि, छठवां है कहानी प्रविधि, सातवां है उदाहरण प्रविधि और आठवां गतिविधि प्रविधि, नौवां प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि और 10वां है भ्रमण प्रविधि। ये तो सारी प्रविधियां हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको जानकारी लेना है क्योंकि जो भी अर्जुन नाम दे के पूछेगा तो आप थोड़ा थोड़ा तो उनके बारे में लिखेंगे ही, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो डिटेल में लिखना ही पड़ेगा। पहला है प्रश्नोत्तर प्रविधि। इस प्रविधि के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों के से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं का हल करता है। दार्शनिक सुकरात ने अपने शिक्षण में ही भी प्रश्नोत्तर प्रविधि को अपनाया था। हालांकि सुकरात ने ही प्रश्नोत्तर विधि को दिया था। इस विधि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। दूसरा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। तीसरा इससे छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। दूसरा है व्याख्यान प्रविधि। व्याख्यान प्रविधि में है किसी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाना व्याख्यान देना कहलाता है। यह उच्च स्तर के कक्षाओं हेतु उपयुक्त होता है। इस प्रविधि का प्रयोग सामाजिक विषय में भाषा शिक्षण में किया जाता है।
तीसरा है वर्णन प्रविधि। वर्णन प्रविधि के द्वारा किसी विषय वस्तु, घटना, स्थान तथा दृश्य के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया जाता है। यह प्रविधि पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। यह प्रविधि भाषा, साहित्य एवं सामाजिक विषय के शिक्षण में बहुत उपयोगी है। चौथा है विवरण प्रविधि। यह प्रविधि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के शिक्षण में उपयोगी होती है। विवरण का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। विवरण कहानी कहने का एक स्वरूप है। विवरण प्रविधि के द्वारा अध्यापक छात्रों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र विषय वस्तु का बनाना चाहता है। अगला है स्पष्टीकरण प्रविधि। किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, विस्तृत तथा तार्किक ढंग से किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण ही स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह है कि नवीन ज्ञान को छात्रों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वे आसानी से उसे समझ सकें। छठवां है प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि। यह प्रविधि विज्ञान विषय में अधिक प्रयोग की जाती है, इसलिए विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं। जब शिक्षण कार्य किसी वैज्ञानिक घटना की प्रविधि का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो उनके लिए यह प्रविधि अधिक उपयुक्त होती है। इसमें कहीं आपको देखिए कठिनाई महसूस नहीं हो रही है, इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको ये बोरिंग लगने लगेगा। मैं बस पढ़ता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है, शिक्षण की नवीन विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, शिक्षण की नवीन विधाएं आज अत्यधिक उपयोगी हैं। शिक्षण की नवीन विधाओं के प्रयोग से शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक हो जाता है। शिक्षण की नवीन विधाएं इस प्रकार हैं। पहला है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में जब शिक्षक कार्य करता है तो वह बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं की दृष्टिगत रख कर ही शिक्षण कार्य करता है। इसमें आगे दिया है, बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों को दंड नहीं दिया जाता है तथा TLM का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री होते हैं जैसे कि गणित किट हो गए और ये श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ हो गई, दृश्य सामग्री हो गई, श्रव्य सामग्री हो गई, ये TLM के अंतर्गत आती हैं, जो बच्चों के ज्ञान को, जो सीखी हुई ज्ञान को अस्थायी बनाती हैं और आसानी से सिखाया जा सकता है इसकी मदद से। दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण। यह भी शिक्षण की नवीन विधा है। गतिविधि आधारित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बच्चों की रुचियों, जिज्ञासाओं एवं अन्य मनोयोग को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इससे शिक्षण कार्य गतिविधि कराकर किया जाता है। गतिविधि किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का एक रुचिकर तरीका है। गतिविधि आधारित शिक्षण में पाठ्य वस्तु को रोचक एवं प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। तीसरा है रुचिपूर्ण शिक्षण। रुचिपूर्ण शिक्षण अत्यंत प्रभावी ढंग से, जिससे कक्षा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी हो जाता है। इसकी विशेषताएं दिया है। पहला है बच्चों की स्वच्छता, मानसिक एवं शारीरिक विकास बच्चों को प्रसन्नचित्त रखता है। दूसरा है भय मुक्त वातावरण का सृजन। तीसरा है उबाऊ तथा आकर्षक विहीन वातावरण को हटाकर रोचक प्रस्तुति। चौथा है विद्यालय की बाह्य एवं आंतरिक सज्जा पर विशेष बल। चौथा दिया है दक्षता आधारित शिक्षण। यह भी नवीन शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता आधारित शिक्षण से आशय यह है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। अध्यापक अपने शिक्षण में विविध गतिविधियों तथा TLM द्वारा बच्चों में दक्षताओं के विकास का प्रयत्न करता है
5वां है बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण। विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर सुव्यवस्थित ढंग से दिया गया शिक्षण ही बहुकक्षा शिक्षण है। विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की क्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। बहुस्तरीय जो शिक्षण कार्य होता है ये कक्षाओं के अभाव में होता है। जिस भी प्राइमरी स्कूल में दो तीन कक्षाएं होती हैं तो उसमें कक्षा 5 तक प्राइमरी स्कूल होता है, 1 से 5 तक के 5 रूम चाहिए, लेकिन 5 रूम नहीं होते हैं तो 2-3 क्लास को एक ही में बैठा कर पढ़ाया जाता है। इसी को बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और इसके जो भी प्रश्न बचे हुए हैं लघु उत्तरी के हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।